हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली इन बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन सीरीज 4 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम इस क्वेश्चन सीरीज में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखी है चैनल पे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये 4th वीडियो है और आगे भी हम और वीडियोस लाते रहेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और ये जो क्वेश्चन सीरीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के बने हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वार्म्स, ह्यूमिडिफाइज एंड क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट एयर को वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और क्लियर करता है एयर को फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है, ठीक है। जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है वो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एयर को एयर को एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी जोन तक ले जाने का काम करता है, एयर को वार्म करता है यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाता है, ह्यूमिडिफाई करता है यानी एयर को नम करता है, ठीक है, उसमें नमी लाता है, और क्लियर द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल से भी क्लियर करता है, क्योंकि हमारे कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, म्यूकस होता है, और ये जो म्यूकस होता है ये फॉरेन पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और हमारे लंग्स में जाने से रोकता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें ए है एल्विलाई, बी है ब्रोंकाई, सी है कंडक्टिंग पार्ट, डी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो तो कंडक्टिंग पार्ट होगा, और जो ऑप्शन ए है एल्विलाई वो तो आपके रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ब्रोंकाई, केवल ब्रोंकाई ही थोड़ी वार्म और ह्यूमिडिफाई और क्लियर करता फॉरेन पार्टिकल से, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, लेकिन फिर भी ब्रोंकाई केवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन कंडक्टिंग पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का। चलिए, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 पे ये लाइन है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये लाइन आपकी इसी लाइन पे क्वेश्चन बना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थोरैसिक चैम्बर इज, अब आपको बताना है थोरैसिक चैम्बर इज अ फ्लेक्सिबल कैविटी, एन ओपन कैविटी, एन एयर टाइट चैम्बर, अ मस्कुलर चैम्बर। क्या होता है, हमें पता है कि जो थोरैसिक चैम्बर कह लो या थोरैसिक कैविटी होती है जो, वो एक एयर टाइट चैम्बर होता है जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एयर टाइट चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एयर का लीकेज नहीं है, ठीक है। यहाँ से एयर जो है लीक नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है। अगर कहीं से भी एयर लीक कर जाएगी, कहीं से भी एयर घुसने लगेगी, तो हमारे लंग्स में क्या प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या ब्रीदिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, बहुत एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए। ये हमारी एनसीईआरटी भी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एक एन एयर टाइप चैम्बर, थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइप चैम्बर, ठीक है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 185 पे, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइप चैम्बर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द डायफ्राम फॉर्म्स द थोरेसिक चैम्बर ऑन द, ठीक है। तो डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है थोरेसिक चैम्बर में, हमें पता है कि जो थोरेसिक चैम्बर होता है, ठीक है, वो हमारा वेंट्रल साइड से बनता है, जिससे स्टर्नम से, और डॉर्सल साइड से बनता है वर्टिब्रल कॉलम से, और लेटरली जो है लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर साइड पे डोम शेप का, डोम आकार का डायफ्राम मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका, लेटरल साइड, फ्रंट साइड, अपर साइड, लोअर साइड। तो डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके लोअर साइड पे प्रेजेंट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। ठीक है, इंस्पिरेशन कब होता है? जब आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है ये बात कि जो इंस्पिरेशन होती है उसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी हमारे जो लंग्स का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg, तो हमारे लंग्स का प्रेशर हो जाता है 758 mmHg। ठीक है, तो जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर से कहाँ, लो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की तरफ। ठीक है, यानी हमारी लंग्स की तरफ। तो देखते हैं ऑप्शंस। ए है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ब्रीदिंग ही नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रेशर बराबर हो गया तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। बी है हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, हमारी जो जो लंग से एयर बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है, यानी एक्सपायरेशन। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी, क्योंकि हमारा इंस्पायरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जीरो, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी की लाइन है 186 पे दिया है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस लाइन पे ये क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है विच मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी मसल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान। तो हमें पता है कि जो हमारी डायफ्राम मसल्स होती हैं और इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी लिप्स के बीच में पाई जाती हैं, कि मेनली ये मसल्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए, क्योंकि यही क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, और ब्रीदिंग हो पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए नेक मसल्स। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स आपके फोर्सफुल एक्सपायरेशन में काम आता है। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली पूछा ना मुख्य रूप से कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन पढ़ा, नॉर्मल एक्सपायरेशन पढ़ा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन पढ़ा। ठीक है, सब में क्या होती है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है। ठीक है, इसका रोल होता है। तो यहाँ पर मेनली पूछा है तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। डी है आर्म मसल्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए पेज नंबर 186 में ये लाइन दी है, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन है, इस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट। ठीक है, आपको एवरेज टाइडल वॉल्यूम बताना है हेल्दी एडल्ट में। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, हमें पता है कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो होती है हमारी 500 ml। ठीक है, 500 ml होती है। तो ऑप्शन आपका 100 ml, 800 ml, सी है 500 ml, डी है 1200 ml। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 500 ml टाइडल वॉल्यूम होती है हेल्दी एडल्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आप पूछ रहा है कि आईआरवी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आईआरवी क्या होती है, जब नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद क्या करते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भरते हैं तो वो होती है आईआरवी। ठीक है, यानी नॉर्मल जब हम इंस्पायर करते हैं यानी टाइडल वॉल्यूम हमने ले ली, उसके बाद में मेरा मन किया कि हम एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में फोर्सफुली भर ले। ठीक है, तो वो एयर जो होती है वो होती है आपकी आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये कितनी होती है, ये आपकी 2500 से 3000 ml होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आया आपका 500 से 700,
गलत है ये। बी है 2500 3000, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी है 1000 से 1500, ये भी रॉन्ग है। 3000 400, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो पेज नंबर 186 में दिया है आपका दिस एवरेज 2500 ml टू 3000 ml। ठीक है, IRV आपकी इतनी होती है, 2500 से 3000 ml। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है ERV। अब ERV आपको पता है कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, यानी हम टाइडल वॉल्यूम अपने लंग से नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान निकालते हैं, फिर उसके बाद भी एडिशनली हमारा मन करता है कि हम एडिशनली अपने लंग से एयर को बाहर निकाल दें। एडिशनली जब हम अपने लंग से एयर को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, तो वो होती है हमारी ERV। ठीक है, तो ERV कितनी होती है आपकी 1000 से 1100 ml होती है। ठीक है, ERV कितनी होती है 1000 से आपकी 1100 ml होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 400 से 700 गलत है, 800 900 ये भी गलत है, 1000 से 1100 यस ये करेक्ट है बिल्कुल, और ऑप्शन बी ये आपका गलत है। तो एनसीईआरटी में ये वैल्यूज आपको दे रखी है, उस पे चलिए आगे बढ़ते हैं। What causes air to enter the lungs during inspiration? ठीक है, अब कह रहा है कि किस वजह से एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, हमें पता है कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तभी जो एयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करती है, यानी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। हमें अच्छे से तो आप देखते हैं ऑप्शंस। इंक्रीज्ड प्रेशर इन लंग्स। ठीक है, अगर हमारे लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, इंस्पायरेशन नहीं होगा। प्रेशर अगर लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो एयर है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी, वो पता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी डायफ्राम रिलैक्स तो करती नहीं है, हमारी डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। सी है इंक्रीज्ड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। फिर वही बात आ गई कि अगर आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाए तो क्या इंस्पायरेशन होता है, नहीं होता, एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लोअर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक। ठीक है, हमारे जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 में यह है एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। तो इसमें कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, पल्मोनरी यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, जब हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम और प्रेशर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो हमने इसको अच्छे से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में किसी पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज अभी जरूर दें, मैंने बहुत अच्छे से। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम। अब कह रहा है कि एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम का क्या होता है। ठीक है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो डायफ्राम हमारी क्या करती है, रिलैक्स करती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन। कॉन्ट्रैक्शन तो इंस्पायरेशन होता है, तो ये गलत हो गया। बिकम्स फ्लैट, ये भी गलत हो गया, फ्लैट तो इंस्पायरेशन करते तब होती है। सी है रिलैक्सेस एंड आर्च अपवर्ड। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या करती है, डायफ्राम हमारी नॉर्मली डोम शेप की होती है। ठीक है, लोअर साइड पे थोरेसिक चैम्बर के लोअर साइड पे पाई जाती है। तो ये क्या करती है, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो ये डोम शेप की डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, फ्लैट हो जाती है। और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान क्या करती है, ये डायफ्राम जो फ्लैट होती है, क्या होती है, ये फ्लैट होती है ना, तो ये आ जाती है फिर से अपने नॉर्मल शेप में। ठीक है, रिलैक्स होती है और नॉर्मल अपने मुड़ करके अपनी जगह पे आ जाती है, डोम शेप की हो जाती है फिर से। तो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट, रिलैक्स करती है और आर्क अपवर्ड। आर्क मतलब कि घूम जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, रिलैक्स करती है और घूम करके ऊपर की तरफ, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है।
नॉर्मली डोम शेप की होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। एक्सपैंड साइडवेज ये भी आपका रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरा है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इंस्पायरेशन में तो कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, हमारे डायफ्राम मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, हमारी रिब्स और स्टर्नम जो है वो लिफ्ट अप हो जाती थी, यानी आगे और ऊपर की तरफ उठ जाती थी। ठीक है, जिससे हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता था, बढ़ जाता था। ठीक है, बढ़ जाता था ना, बढ़ जाता था। और इसकी वजह से हमारा जो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है तो वो क्या हो जाता था, वो भी बढ़ जाता था। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, जिसकी वजह से जो एयर है वो हमारी एटमोसफेयर से लंग्स की तरफ मूव कर जाती है। तो ये सारा हमने मैकेनिज्म पढ़ा है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, रिलैक्स एंड लोअर द रिब्स, गलत है। तो रिलैक्स कब होती है, एक्सपायरेशन में होती है। बिकम इनएक्टिव ये भी गलत है। सी, कॉन्ट्रैक्ट एंड लिफ्ट द रिब्स एंड स्टर्नम, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी आपका। कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और ये रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं ऊपर की तरफ और आगे। बी, पुश द डायफ्राम अपवर्ड्स, क्या करती है, पुश द डायफ्राम अपवर्ड्स, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइन लिखी है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। ठीक है, पेज नंबर 86 पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब आपके डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब आपके डायफ्राम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका थोरेसिक जो कैविटी या थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है ना, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता था, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर जाता था। तो ऑप्शन है डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, ये गलत है। डिक्रीज किसमें करता है, एक्सपायरेशन में करता है। रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, लंग्स रिलैक्स कर जाते हैं, ये भी गलत है। इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारी थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता था, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम यानी जो आपके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता था। ठीक है, और इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जब आपके डायफ्राम मान लो ये नॉर्मली ये डोम शेप के हैं, ठीक है, ये नीचे आए, ये कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो गया। ठीक है, और ऊपर की साइड है एंटीरियर, नीचे की साइड है पोस्टीरियर, तो किस डायरेक्शन में इंक्रीज किए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाते थे, जिससे आपके थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता था, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता था और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। ब्लॉकेज ऑफ ट्रैकिया ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 186 पे लाइन है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन बाय। ठीक है, इंस्पायरेशन की शुरुआत कौन करता है, कैसे हमारा इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन को शुरू कौन करता है। तो हमें पता है कि जो हमारे डायफ्राम मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन से हमारा इंस्पायरेशन इनिशिएट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो डायफ्राम मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो देखते हैं ऑप्शन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल, गलत हो जाएगा, रिलैक्स तो नहीं करती है ना, इंस्पायरेशन में रिलैक्सेशन नहीं होता, एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन होता है मसल। तो दूसरा है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ये भी गलत। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इनिशिएशन डायफ्राम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है इंस्पायरेशन का। फोर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी गलत, थर्ड है करेक्ट है। तो यहाँ पर लाइन यहाँ लिखी, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये पता है कि जब आपका डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ता है और इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। हमें ये सारी बातें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, assertion रीजन। ठीक है, assertion में लिखा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स। ठीक है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी जो डायफ्राम मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, डोम शेप का होता है डायफ्राम, और इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे आता है, फ्लैट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नॉर्मली अभी बताया मैंने आपको, डोम शेप का डायफ्राम होता है, जब ये नीचे आता है फ्लैट होता है। ठीक है, ये फ्लैट हो गया, और ये साइड जो होती है हमारी अपर साइड, ऊपर की साइड, हेड तरफ की साइड, वो एंटीरियर साइड होती है, और नीचे की साइड पोस्टीरियर साइड होती है। ठीक है, ये जो डायफ्राम है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाता है तो किस डायरेक्शन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। चलिए, तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यस, करेक्ट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द डायफ्राम फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ द थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम अपर बाउंड्री बनाता है हमारी थोरेसिक कैविटी की? नहीं, हमारी डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी का लोअर बाउंड्री बनाता है, नीचे की साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर साइड पे, तो अपर नहीं होगा, यहाँ पर लोअर होगा, तो ये आपका रॉन्ग है। सेकेंड है, द थोरेसिक कैविटी इज एन एयर टाइट चैम्बर। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट चैम्बर होता है जहाँ पर एयर का लीकेज नहीं। थर्ड है, इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने देखा था कि जो रिब्स होती है हमारी, उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हमारी पाई जाती है। इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ये सारी मसल्स हमने अपने लेक्चर्स में देखा था, डायग्राम। ठीक है, तो पता। फोर्थ है, लंग्स लाई आउटसाइड द थोरेसिक कैविटी। अब कह रहा है कि जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के बाहर होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, जो लंग्स होते हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो ऑप्शन हमारे कौन सा करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पर लाइन लिखी है, पेज नंबर 185 और 186 में आपकी लाइन है, द थोरेसिक चैम्बर इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। मतलब थोड़ा सा, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। अब कह रहा है IRV इज लेस देन ERV। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, IRV इज लेस देन ERV। तो IRV हमारी कितनी होती है, IRV हमारी 2500 से 3000 ml, और ERV कितनी होती है, ERV होती है हमारी 1000 से अगर 1100। ठीक है, तो क्या है, ERV ज्यादा है ना, सॉरी, IRV ज्यादा है 2500 से 3000, और ERV कम है, तो कह रहा है IRV इज लेस देन ERV। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। ठीक है, IRV ज्यादा होती है ERV, तो ये गलत है। सेकेंड है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करके, और दूसरा हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके क्या कर सकते हैं, ERV निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमारी होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, PV प्लस ERV। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी करेक्ट है, PV प्लस ERV, ये हमारा करेक्ट। थर्ड है, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स BC प्लस RV। अब कह रहा है टोटल लंग कैपेसिटी में BC प्लस RV को हम जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो BC कितना होता है आपका, BC आपका या वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, या मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो, या मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को आप एक्सपायर कर सकते हो लंग से। ठीक है, तो ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है,
IRV प्लस PV प्लस ERV, ठीक है, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। और इसमें कह रहा है वाइटल कैपेसिटी में अगर हम RV जोड़ दें तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टोटल लंग कैपेसिटी में हमारी टोटल लंग की वॉल्यूम्स को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद आपने टाइडल वॉल्यूम भी ले लिया, आपने IRV भी ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपके लंग में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है वो आपकी होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है IRV, PV, ERV और RV, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। फोर्थ है IC प्लस IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कह रहा है कि TV प्लस ERV होता है, तो ये गलत हो जाएगा। IC क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इंस्पायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एक तो हम टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन करके, और दूसरा हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी IRV ले सकते हैं। वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आपका यहाँ पर ERV की जगह IRV होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो ऑप्शन हमारे करेक्ट है सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ, 2 3 4 ओनली 3, तो बाकी सारे इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 17, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि स्टेटमेंट को आप केयरफुली पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करिए, ठीक है। पहला कह रहा है एल्विलाई आर वास्कुलराइज्ड, ठीक है। एल्विलाई क्या होती है? वैस्कुलराइज्ड होती है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो हमारी एल्विलाई होती है, ठीक है, एल्विलाई होती है, उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है यानी उसी को हम बोलते हैं वैस्कुलराइज्ड काफी, ठीक है। वैस्कुलराइज्ड यानी बहुत अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है उसके अराउंड, तो एल्विलाई के अराउंड बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एल्विलाई आर वैस्कुलराइज्ड। सेकेंड है लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। यहाँ पेरिकार्डियम नहीं, यहाँ प्लूरा होगा, ठीक है। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम प्लूरा बोलते हैं। लंग्स में दो कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक है। इनर लेयर जो लंग से अटैच्ड होती है वो होती है आपकी विसरल प्लूरा, और जो आउटर लेयर होती है बाहर की तरफ जो थोरैसिक लाइनिंग से अटैच होती है वो होती है आपकी पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर, यहाँ प्लूरा होगा, नॉट पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है हार्ट की कवरिंग, तो यहाँ पर ये गलत है। थर्ड है एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू ट्रैकिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। जो एपिग्लॉटिस होता है वो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो हमारी वॉइस बॉक्स यानी जो होती है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ग्लॉटिस को कवर करता है, ठीक है। ट्रैकिया को, ओपनिंग को कवर करता है ताकि जो फूड है वो हमारी ट्रैकिया में ना चला जाए, ठीक है। ड्यूरिंग शेलोइंग ऑफ फूड ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि जो फूड है वो ट्रैकिया में इंटर ना कर जाए। तो ये भी आपका करेक्ट है, थर्ड वाला भी। फोर्थ है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है? ओनली 3% ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, प्लाज्मा में। और जो 97% होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट गलत है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ओनली 3% होगा, ठीक है, नॉट 97%। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 18, ठीक है। अब इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम इज द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आरवी होती है यानी रेजिडुअल वॉल्यूम इज द एयर, इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है हमारे लंग्स में जो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। इसे हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब हम अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दें, ठीक है, तो भी ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है और ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। तो आरवी होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1100 से 1200 ml, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा बनी रहती है, ठीक है, प्रेजेंट रहती है ऑलवेज।
तो असर्शन हमारा करेक्ट है, रेसिडुअल वॉल्यूम द एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लंग कोलैप्स, ठीक है, ये भी आपका सही है, ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे बोथ ए एंड आर टू आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट पॉसेस कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती। आपके ऑप्शन है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। चलिए, तो जो हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो ट्रैकिया से लेकर के आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया में होती है, और प्राइमरी ब्रोंकाई में भी हो गई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होती है। सी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ऑप्शन सी आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होती है, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं, ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। तो जो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही प्रेजेंट होती है। डी है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। एनसीईआरटी क्लाइंट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, पेज नंबर 184 में दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स कंडक्शन एंड एक्सचेंज पार्ट, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट भी होता है और एक्सचेंज पार्ट भी होता है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एयर को एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज पार्ट तक ले जाने का काम करता है, एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करता है, एयर की ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, ठीक है। और एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन ब्रोंकाई, ठीक है, यहाँ ये तो ब्रोंकाई जो है कंडक्टिंग पार्ट का जो है हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज तो होगा नहीं, गैसेस का एक्सचेंज तो एक्सचेंज पार्ट्स होता है, यानी रेस्पिरेटरी पार्ट्स होता है, तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड, एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर डिफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, एल्विलाई जो है यहाँ से मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहाँ से मेनली गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो प्राइमरी साइट है डिफ्यूजन की, करेक्ट है। एयर मस्ट बी वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड बिफोर रीचिंग एल्विलाई, ठीक है, तो एयर को मतलब वार्म्ड और मॉइस्चर्ड होना चाहिए एल्विलाई में पहुंचने से पहले, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, मतलब काफी उनमें दिक्कत हो जाएगी अगर एयर मॉइस्चर नहीं होगी, ड्राई होगी, ठीक है, अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर नहीं होगी, ठीक है, एयर यानी वार्म नहीं होगी, ठीक है, ठंडी ठंडी एयर होगी, तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, अ, अ, तो मतलब उनमें वो काफी मतलब उनमें डैमेज हो जाएगा, ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये। तो फोर्थ है आपका जो है, एक मिनट, फोर्थ है आपका करेक्ट, फोर्थ है आपका, एक मिनट, यस, एयर मस्ट बी वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड बिफोर रीचिंग एल्विलाई, ये ऑप्शन भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपका करेक्ट है, ए ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यस करेक्ट है। बी है सेकेंड एंड फोर्थ, सी है ऑल फोर, तो ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज वॉल्यूम्स आर करेक्टली मैच्ड विथ देयर एवरेज वैल्यूज, ठीक है, इनमें से बताना है, इसमें लंग वॉल्यूम्स दे रखी है और उसकी एवरेज वैल्यूज दे रखी है, तो इसमें बताना है कि कौन सी एवरेज वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है। तो पहला IRV, ठीक है, IRV 2500 से 3000 ml, IRV हमें पता है कि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, यानी ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एयर हम इंस्पायर करते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद, तो ये होती है हमारी 2500 से 3000 ml, तो ये हमारा करेक्ट। ERV दे रखा है 1000 से 1100, तो ERV क्या होती है, ERV जब हम क्या बोलते हैं फोर्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं लंग से, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो वो होती है हमारी ERV, वो ये होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर को हमें क्या करते हैं, ERV से बाहर करते हैं।
ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग के दौरान एयर लेते हैं ना, वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो ये होती है हमारी 500 ml, ये भी करेक्ट है। आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, ये होती है 1100 से 1200 ml। तो यहाँ पर दे रखा है 1200 ml, ये भी आपकी करेक्ट, ठीक है। तो आ जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी आपका ऑल फूड, ठीक है, ऑप्शन सी आपका ऑल फूड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन खत्म। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, बाकी और चैप्टर्स के लिए भी आती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।